Hello, hi, how are you? I hope you all are doing fine. आज हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन से। लास्ट लेक्चर में हमने स्टैटिस्टिक्स क्या होता है ये समझा। इसको मैंने कहा इट्स अ साइंस ऑफ डेटा एनालिसिस। दूसरा हमने डेटा क्या होता है ये समझा। ये वो फैक्ट्स हैं जो पास्ट इवेंट्स में ऑकर हुए हैं जिन्हें हम एनालाइज करना चाहते हैं। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एनालिसिस का मतलब होता है हम इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और हो सके तो हम फ्यूचर को लेकर प्रिडिक्शन करना चाहते हैं। इसके बाद हमने लास्ट टॉपिक में डेटा किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, तो तीन तरीके हैं डेटा प्रेजेंटेशन के: ग्राफिकल, पैराग्राफ या टैबुलर, जिसमें से हम टैबुलर पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। उसके बाद हमने डेटा को लेके बात की कि जो डेटा प्रेजेंटेशन है वो या तो अनग्रुप तरीके से किया जाता है या ग्रुप तरीके से किया जाता है। हमारे सिलेबस में ग्रुप तरीके पे क्वेश्चंस हैं। ग्रुप तरीके का डेटा भी दो तरह से क्लासिफाई हो सकता है। वो डेटा या तो डिस्क्रीट होगा या कंटिन्यूस होगा। अगर आपको इसको फर्दर डिटेल में समझना है तो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट डेटा पे आज हम मेथड्स की बात करने वाले हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर ली, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी और प्रोबेबिलिटी दो चैप्टर्स हैं हमारे जो स्टैटिस्टिक्स के हमारे सिलेबस में कवर होते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी में हम तीन सेंट्रल टेंडेंसीज पे बात करने वाले हैं। सेंट्रल टेंडेंसी का नॉर्मल मीनिंग एवरेज है, जिसमें हम मैथमेटिकल एवरेज की बात करेंगे जिसका मतलब है अरिथमेटिक मीन। पोजिशनल एवरेज की बात करेंगे जिसका मतलब है मीडियन। और मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशंस फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे जिसका मतलब है मोड। इसके अंदर भी हम अरिथमेटिक मीन पे आज स्टार्ट कर रहे हैं। और अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे सिलेबस में तीन मेथड्स दी हैं। एक डायरेक्ट मेथड, यहां से हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, राइट? यहां तक हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और तीसरी है स्टेप डेविएशन मेथड। ऊपर से देखने पे ऐसा लगता है कि ये तीन फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं, बट अरिथमेटिक मीन का एक ही कंसेप्ट है जो मैंने लास्ट लेक्चर में थोड़ा टच भी किया था। उस कंसेप्ट को मैं फिर से लिख रहा हूँ। अरिथमेटिक मीन्स मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और इसे हम क्यों ऐसे कैलकुलेट करते हैं? हम सेंट्रल वैल्यू पे पहुंचते हैं। सेंट्रल वैल्यू, वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी डेटा हमारे सामने है उसकी सेंट्रल वैल्यू पे हमें पहुंचना है। ये हमारा पर्पस है। ओके, तो एकमात्र कोर कंसेप्ट है, इसी पे फॉर्मूले डिराइव होते हैं। और मेरी कोशिश होगी कि इस कोर कंसेप्ट को मैं इतने अच्छे से सिखा दूं कि तुम्हें ऐसा ना लगे कि हमें कोई फॉर्मूला डिराइव करना है या फॉर्मूला याद रखना है। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आप उसे हैंडल कर पाओ। सबसे पहले मैंने लास्ट लेक्चर भी आपको एक प्रॉमिस किया था कि अनग्रुप डेटा को मैं समझाऊंगा, इवन दो वो सिलेबस में नहीं है, पर वो हेल्पफुल है ग्रुप डेटा को समझने के लिए। अनग्रुप डेटा को हम इंडिविजुअल डेटा भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरी क्लास में सिर्फ 10 स्टूडेंट हैं और 10 स्टूडेंट के मुझे एवरेज मार्क्स पता करने हैं। अगर मैं डिनोशन की बात करूं तो एक्स आई मतलब मैं यहाँ पे x1, x2, x3 एंड सो ऑन करके x10 तक डेटा ले सकता हूँ। और इसकी वैल्यूज हो सकती है, किसी को 2 मार्क्स मिलें, किसी को 3 मिलें, किसी को 5 मिलें, किसी को 9 मिलें। इस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मैं सिंपली सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिनोट कर दूंगा एक्स बार से। एक्स बार जो डिनोशन है ये अरिथमेटिक मीन को दिखाता है। समेशन एक्स का मतलब है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और एन का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम छोटे से एग्जाम्पल पे बात करते हैं। सपोज मेरे पास सिर्फ तीन डेटा हैं, 5, 9 और 6।
6 की जगह मैं एक काम करता हूँ, 4 ले लेता हूँ, ईजी रहेगा। ठीक है, तो मेरे पास x की 3 वैल्यूज है। पहली बात तो मैं क्या कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, फोकस करो, अरिथमेटिक मीन। इसका मतलब है मैथमेटिकल एवरेज निकाल रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर की कोई ज़रूरत नहीं मुझे। जब हम मीडियन की बात करेंगे तो हम ऑर्डर की बात करेंगे, मैथमेटिकल एवरेज में ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में आप 5 + 9 + 4 लिखो या 4 + 9 + 5 लिखो, एक ही बात है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और इससे होगा क्या, मेरी बात ध्यान से समझना, 9 + 5 14, 14 + 4 18, 18 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 6। ये 6 मेरा अरिथमेटिक मीन है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो समझ जाएगा उसके लिए सब कुछ आसान है। इसका मतलब ये होता है कि ये बिल्कुल सेंट्रल वैल्यू है। अब मैं इसे प्रूव करता हूं कि ये सेंट्रल वैल्यू है, आगे जाके ये कंसेप्ट बहुत यूज होने वाला है। सेंट्रल वैल्यू प्रूव करने के लिए मैं एक चीज का इस्तेमाल करूंगा जिसका मतलब होगा डेविएशन। डेविएशन का मतलब है, अगर मैं सारी वैल्यूज में से इस x बार को माइनस कर दूं और फिर उसका सम करके देखूं तो मुझे 0 मिलेगा। अगर ये सेंट्रल वैल्यू है तो मतलब मैं हर ऑब्जर्वेशन में से, हर ऑब्जर्वेशन का मतलब मेरे पास देखो x की 3 वैल्यूज थी, कौन कौन सी, 5 9 4, और इनका मेरे पास x बार था जो कि था 6। तो मैं यहां कह रहा हूं कि x माइनस एक्स बार, 5 माइनस 6 दैट इज -1, 9 माइनस 6 दैट इज 3 एंड 4 माइनस 6 दैट इज -2। जब आप इनका समेशन करके देखोगे x माइनस एक्स बार को, जब हम सम करके देखेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। इसको आप डेविएशन या d से भी डिनोट कर सकते हो। जब हम थर्ड मेथड पढ़ेंगे, ये वाली, ये जो हमारी थर्ड मेथड है ना, स्टेप डेविएशन मेथड, इसके अंदर ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से इस्तेमाल होने वाला है। इसलिए अगर आप इसे कंसेप्चुअली समझ लोगे तो फिर आपको ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। और देखो ये प्रूव हो गया कि 6 से अगर हम इन सबके डेविएशंस, हमने सबका डिस्टेंस देख लिया ना, इमेजिनेशन के लिए बना रहा हूँ इसको, इस तरह से मत समझना, लेकिन इमेजिनेशन के लिए बना रहा हूँ कि 6 कहीं बीच में है और 4 5 और 9, इन सबसे जब मैं इसका डेविएशन निकालता हूं तो उसका जो सम आता है वो 0 आता है। अगर ये 0 नहीं आ रहा मतलब आपने अरिथमेटिक मीन नहीं निकाला या आपका अरिथमेटिक मीन गलत है। इस पूरे चीज को समझाने का क्या मकसद है, इस पूरी चीज को ये समझाने का मतलब है कि हम मैथमेटिकल सेंट्रल वैल्यू निकाल पा रहे हैं अरिथमेटिक मीन से। इस छोटे से एग्जांपल में मैंने आपको ये समझाया, ठीक है। और इसको प्रूव करने के लिए मैंने डेविएशन का इस्तेमाल किया। इस डेविएशन का इस्तेमाल हम आगे बहुत बार करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे इस वीडियो को अगर नहीं समझ में आया है तो पीछे जाओ और एक बार और देख लो। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अरिथमेटिक मीन अनग्रुप डेटा का मतलब था जहां पे लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना। अनग्रुप डेटा हमने पढ़ लिया, अनग्रुप डेटा, जिसके बदले में अब हम ग्रुप डेटा पे चलने वाले हैं। अनग्रुप डेटा जहां पे लिमिटेड डेटा था, लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ डेटा था, तो वहां पे तो हम अनग्रुप डेटा में सीधा सीधा कंसेप्ट लगा सकते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और हमारा अरिथमेटिक मीन निकल जाएगा। लेकिन ग्रुप डेटा, सपोज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 थी तो हमने आसानी से ऐड कर ली। थाउजेंड्स ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी तो हम 1000 अलग अलग वैल्यूज को ऐड करके 1000 से डिवाइड करेंगे या 900 से डिवाइड करेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, राइट, और है भी तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। सो ऐसे केसेस में हम ग्रुप डेटा का इस्तेमाल करते हैं, और ग्रुप डेटा जहां पे लार्ज क्वांटिटी ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ डेटा हो अवेलेबल, लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा अवेलेबल हो, वहां पे हम ग्रुप डेटा का इस्तेमाल करते हैं। उसमें भी मैंने कहा अगर डेटा पॉइंट टू पॉइंट चल रहा है तो हम डिस्क्रीट का इस्तेमाल करते हैं, और अगर डेटा रेंज में बात कर रहा हो, डेटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो हम क्लास इंटरवल का इस्तेमाल करते हैं। रेंज का एग्जांपल दिया था मैंने, जैसे 5 10 15, लेकिन क्लास का मतलब है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15। इसका मतलब है कि 5 ही रिपीट होगा, अगर रिपीट होगा 10 ही रिपीट होगा या 15 ही रिपीट होगा, जबकि इसका मतलब है कि 0 से लेकर 5 में कोई भी वैल्यू आ सकती है। ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। आज का लेक्चर जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उसके लिए मैं शुरू कर रहा हूं डायरेक्ट मेथड से। और डायरेक्ट मेथड समझाने के लिए जो हमारा आज पहला टॉपिक है वो इस क्लास और डिस्क्रीट में भी हम डिस्क्रीट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं डिस्क्रीट डेटा यूज करूंगा।
और डिस्क्रीट डेटा को समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। 2 2 2 3 3 5 5 6 6 6 7 7 दैट्स इट। अभी देखते हैं इसमें अगर मुझे कुछ चेंज करना होगा तो मैं कर लूँगा। अगर मेरे पास इस तरह का डेटा है, अब मैं यहाँ पे अगर इन सबको सम करना चाहूँ तो मैं इंडिविजुअली सम कर सकता हूँ। 2 + 2 4 + 2 6, इस तरीके से मैं जा सकता हूँ। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, अगर मुझे 2 को 3 टाइम्स सम करना है तो मैं इसको 2 × 3 लिखूं या 2 + 2 + 2 लिखूं, एक ही बात है। देखो आंसर कितना मिलेगा, 6। ये जो तरीका है इसमें मैंने क्या किया, वैल्यू रखी 2, दैट इज ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू है, डेटा है, दैट इज 2, और वो रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, जिसको मैंने कहा एफ, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ डेटा। तो 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो मैथमेटिकली मैं 2 + 2 + 2 करूं या 2 × 3 करूं, एक ही वैल्यू मिलेगी। इसलिए मैं एफ एक्स का इस्तेमाल करके इसको शॉर्ट तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूं। तो अभी तुम देखो, अगर मैं एक्स लिखता इतनी बार तो कितने कॉलम्स में बात जाती, एक बार, दो दो दो, फिर तीन तीन, और फिर ऐसे पांच पांच, इट विल बी क्वाइट लॉन्ग। इसको हमने अवॉइड कर दिया और हमने कहा 2 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, देन 3 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, देन 5 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, देन 6 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, एंड देन 7 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो अगर मुझे इन सब का सम चाहिए तो मैं सबका अगर एफ एक्स करके उसका सम कर लूं तो भी इन्हीं सब का सम मिलेगा मुझे। ये बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ये क्रक्स है, राइट। सो 2 × 3 6, 3 × 2 6, 5 × 2 10, 6 × 3 18, 7 × 2 14। मैं इनको ऐड करूं तो 10 + 10 + 10 30 यहाँ दिख रहा है मुझे, 8 + 4 12, 18 और 6 54। जबकि मेरा जो टोटल है वो है, मेरी ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 3 और 2 5 और 2 7 10 12, ठीक है। तो यहाँ डेसिमल में कुछ वैल्यू आएगी एंड दैट इज नॉट एन इशू। यहाँ पे समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ कर दिया। क्या ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है या नहीं? देखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ही हैं। रिपीटेशंस को काउंट कर रहे हैं तो ये 2 3 टाइम्स रिपीट था, मतलब 3 ऑब्जर्वेशंस हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई। ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ही है, it is nothing but n, number of observation, you can say it is summation f। तो हम कंसेप्ट से नहीं हिले, अभी भी फॉर्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, फॉर्मूला और यू कैन से कंसेप्ट अभी भी वही है कि सेंट्रल वैल्यू चाहिए अरिथमेटिकली, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही है। अनग्रुप डेटा पे जब हमने ये कैलकुलेट किया था तब भी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किया था, वहां पे फ्रीक्वेंसी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि हमारे पास सिंपल 3 डेटा थे, है ना। फ्रीक्वेंसी बनाते भी तो क्या होता, 5 की फ्रीक्वेंसी 1 होती, 10 की फ्रीक्वेंसी 1 होती, 15 की फ्रीक्वेंसी 1 होती, राइट। तो अनग्रुप डेटा में या ग्रुप डेटा में कोई अंतर नहीं है, सेम चीज है, बस हम हमारी टेक्निक बदल देते हैं। ग्रुप डेटा में हम फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके उसे इजीली प्रेजेंटेबल कर लेते हैं ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग आसानी से निकाली जा सके या उसको आसानी से अंडरस्टैंड किया जा सके, दैट्स द ओनली पर्पस। अब अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 54 डिवाइडेड बाय 12, ओके। मैं मैथ्स को जैसे सॉल्व करता हूँ वैसे भी कर सकते हो। मैं इसे 48/12 प्लस 6/12 लिखना चाहूँगा, सिंपल। तो ये 4.5 हो जाएगा। सो दैट्स हाउ यू कैन हैंडल दिस, और आप आपके तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे सिंपल सीधा डिवाइड लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, बट मुझे फ्रैक्शंस करने आसान लगते हैं, तो यहाँ पे मार्क्स को टेंशन मत लो, ये आप जिस भी मेथड सॉल्व कर लो, बस 4.5 ले आओ। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा, फ्रीक्वेंसी वाला। अब मैं आपको अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्ट मेथड पे,
डायरेक्ट मेथड पे अगर मैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो एक आपका नॉर्मल क्वेश्चन बनता है और एक आपका मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन बनता है, जिसके अंदर या तो आपका डेटा ही मिसिंग होगा या ऐसा हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो। बस इतने ही क्वेश्चन हो सकते हैं। तो नॉर्मल क्वेश्चन में जो अभी हमने ऊपर किया वही करना है, मिसिंग नंबर में भी वही करना होता है, बस इक्वेशन डिराइव हो जाती है और जो मिसिंग नंबर होता है वो फाइंड मिल जाता है हमें। ठीक है। डेटा मिसिंग या फ्रीक्वेंसी मिसिंग में भी जो सबसे अच्छा क्वेश्चन होगा तो हो सकता है यहाँ पे मल्टीपल डेटा मिसिंग हो सकते हैं। मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा, सिंगल डेटा मिसिंग भी हो सकता है और मल्टीपल डेटा मिसिंग भी हो सकता है। इसी तरह से सिंगल फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो सकता है या मल्टीपल फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो सकता है, सिंगल या मल्टीपल फ्रीक्वेंसी मिसिंग मिल सकता है। अगर हम एक एग्जाम्पल करते हैं, चलो सिंपल सा, ओके। एक बहुत सिंपल डेटा उठाता हूँ। क्वेश्चन गिवन है, डेटा x और फ्रीक्वेंसी 5, 6, 7, 8, 9, 4, 8, 14, 11 और 3। देखो यहाँ से मैं कंसेप्ट बिल्डिंग कर रहा हूँ क्वेश्चंस की। एक चीज़ होती है कि आपने कंसेप्ट सीखा, दूसरी चीज़ होती है उस कंसेप्ट को क्वेश्चन पे अप्लाई करना। इनिशियल स्टेजेस से या किसी भी टॉपिक के इनिशियल क्वेश्चन से अगर आप ठीक तरीके से कंसेप्ट अप्लाई करते जा रहे हो तो कितना भी हार्ड क्वेश्चन आने दो, कितना ही उसका लेवल अप चला जाने दो, आप उसे बहुत आराम से हैंडल कर लोगे। इस क्वेश्चन को रीड करो। अगर यहाँ पे वो कहते हैं कि हमें अरिथमेटिक मीन फाइंड करके दो, ये हमारा सवाल है। अरिथमेटिक मीन देखते से दिमाग में सबसे पहली चीज आनी चाहिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मेथड नहीं बताई डायरेक्ट से सॉल्व करो, शॉर्टकट से सॉल्व करो या स्टेप डेविएशन से सॉल्व करो। उन्होंने कहा इसको सॉल्व कर दो, अरिथमेटिक मीन निकाल दो। क्वेश्चन नहीं बोल रहा डायरेक्ट मेथड लगानी है। ये हमें समझनी है कि डायरेक्ट मेथड से काम चल जाएगा। डायरेक्ट मेथड इज द मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड। आगे की जो मेथड है वो, उसमें हम कुछ और ट्रिक्स लगाएंगे जिसकी वजह से डेटा आसान होता जाएगा। यहाँ पे ट्रिक लगाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे बहुत ही डेटा सिंपल है, हम आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और हम एक समीशन एफेक्ट्स निकालेंगे जिससे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आ जाएगा और टोटल ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये रिपीटेशन से निकल जाएगी। इसको पढ़ते समय ये दिमाग में आना बहुत जरूरी है कि जो 5 है वो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है, ये 4 ऑब्जर्वेशन नहीं है, 5 ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन मतलब डेटा, जो डेटा है वो 5 है और वो 4 टाइम्स रिपीट है। मतलब इमेजिनेशन ऐसे चलनी चाहिए कि 5 5 5 5 ऐसे 4 बार लिखा है, फिर 6 6 6 ऐसे कंटिन्यूसली 8 बार लिखा है, फिर 7 14 टाइम्स लिखा है। इस तरह से डेटा था। तो टेबुलर फॉर्मेट में हमने उसे कन्वर्ट किया। कल के लेक्चर और आज के लेक्चर की समरी बना रहा हूँ। टेबुलर फॉर्मेट में हमने प्रेजेंट किया, जिससे प्रेजेंटेशन बहुत आसान दिख रहा है और जिससे हम कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। कंक्लूजन ड्रॉ करने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। कंसेप्ट अरिथमेटिक मीन है, मतलब एक ही कंसेप्ट है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ये वैल्यू वाइज सेंटर निकाल के देगा। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करना शुरू करते हैं। 5 4 20, 48। अगर आपको ये टेबल्स आती हैं तो आप जल्दी जल्दी कर सकते हो, टेबल्स नहीं आती तो मैं कैसे हैंडल करता हूँ। अगर किसी भी टेबल में मुझे दिक्कत है तो मैं इसका सीधा 10 इंटू 7 70 कर लेता हूँ और 4 इंटू 7 28 कर लेता हूँ, तो ये 98 आ गया। आप आपके तरीके से कर सकते हो, नो इश्यूज। 11 इंटू 8 88, 27। अगर मुझे सम करना है तो मेरा तरीका अलग है, आप अपना तरीका अपना सकते हो। मैं कैसे करता हूँ, मैं पहले टेंस वाले ऐड कर लेता हूँ, जैसे 20 40 60 हो गए, 60 और 90 150 हो गए, 150 और 80
230 हो गए, 230 और 20, 250 हो गया। 250 प्लस अब मैं यूनिट प्लेस वाले ऐड कर रहा हूँ, 8, 16, 24, 24 और 7, 33, जो हो गया 283। तो 283 मेरा टोटल है। और सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सॉरी, नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन कितनी थी, फ्रीक्वेंसी, मतलब 5 4 टाइम्स रिपीट था वगैरह वगैरह, तो 4 + 8 12, 12 और 14 मैं सीधा ऐड कर रहा हूँ, 12 और 14, 26, 26 और 11, 37, 37 और 3, 40, 283 डिवाइडेड बाय 40। अब आप इसको जैसे सॉल्व करना चाहते हो वैसे सॉल्व कर लो, राइट। मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, तो मैं इसे ऐसे सॉल्व करूंगा, 280 डिवाइडेड बाय 40, 3/40, तो मेरे लिए ये आसान हो जाता है कि ये 7 पॉइंट समथिंग आएगा और 3/40 को फिर मैं सॉल्व कर लूँगा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई। सो इट इज़ समथिंग लाइक 7.025, दैट्स इट, 025, यू कैन सॉल्व इट। तो यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो मुझे बता सकते हैं, ओके। अगर किसी को इशू है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, वहाँ पे अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। ये डायरेक्ट मेथड का प्रॉब्लम था, और डायरेक्ट मेथड में भी ऐसा प्रॉब्लम था जिसमें कुछ भी मिसिंग नहीं था, सिंपली अरिथमेटिक मीन दिया था। अब मेरी बात समझो, जब मिसिंग नंबर के प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं तो ये बात मान लो कि यहाँ पे गिवन होना जरूरी है। किसका गिवन होना, अरिथमेटिक मीन का, अदरवाइज हम वो मिसिंग नंबर कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे अरिथमेटिक गिवन होना नेसेसरी है, इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो क्वेश्चन में हमेशा फोकस करना कि अरिथमेटिक मीन दिया है या नहीं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन होता है उसको कैसे अप्रोच करते हैं उस पर फोकस करना। मैं अगला क्वेश्चन भी बताऊंगा, पर अगर इस क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंस ना आया हो तो पीछे जाके देख सकते हो एक बार। मैं मिसिंग नंबर का एक एग्जांपल और ले रहा हूं, और मिसिंग नंबर में मैं अच्छा थोड़ा टफ एग्जांपल लेता हूं ताकि तुमसे फिर आगे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। सो आपको, चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, गिवन है अरिथमेटिक मीन, और कितना गिवन है, 50, x और फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, x मतलब हमारा डेटा, ऑब्जर्वेशन 10, 30, 50, 70, 90। कंसेप्ट क्या है, 10, 30, 50, 70, 90, कोई डेटा 10 और 30 के बीच नहीं मिलेगा, ये डिस्क्रीट प्रेजेंटेशन है। अगर 10 और 30 के बीच भी कोई डेटा होता तो हम डिस्क्रीट प्रेजेंटेशन ना करके क्लास प्रेजेंटेशन करते, जिसमें मैं 10 to 30 की एक क्लास बनाता, और फिर उसका मतलब होता कि 10 से लेकर 30 के बीच में जो इनफाइनाइट नंबर से सारे कवर्ड है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 10 कवर्ड है। तो जो भी ऑब्जर्वेशन होती होगी उसमें ये इस ही पॉइंट टू पॉइंट रिपीटेशंस मिलते होंगे, मतलब 10 मिलता होगा, 30 मिलता होगा, 50 मिलता होगा, 70 मिलता होगा। जब हमने इसे देखा तो 10, 30, 50, 70 के रिपीटेशंस भी हमें मिले कि ये 17 टाइम्स ऑकर हुआ है, इसकी फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, तो मैंने F1 लिख दिया। क्वेश्चन में भी F1 लिखा हुआ है, और 50 जो है 32 टाइम्स रिपीट हुआ, 70 जो है वो F2 है, और जो 90 है वो 19 टाइम्स रिपीट हुआ है, ओके। मुझे इसे सॉल्व करना है। मैंने ऑब्वियसली आगे मैं मेथड समझाऊंगा जिसमें ये और आसानी से सॉल्व हो जाएगा, जब हम शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड लगाएंगे। इसी प्रॉब्लम पे लग सकती है, ठीक है, और ये और इजी हो जाएगा। बट मैं उन मेथड्स पे जाने के पहले आपको हुआ तो इसी एग्जांपल पे फिर मैं शॉर्टकट समझा दूंगा अगले लेक्चर में। इस क्वेश्चन को फिलहाल हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं। डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं, अरिथमेटिक मीन गिवन है, मतलब आपके पास जो कंसेप्ट अवेलेबल है वो है कि अरिथमेटिक मीन गिवन है, मतलब मैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर सकता हूं। क्योंकि डेटा फ्रीक्वेंसी वाला है तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करने के लिए मुझे समेशन एफ एक्स की जरूरत पड़ेगी। अभी मैं समेशन एक्स नहीं चला सकता, इंडिविजुअल डेटा नहीं है, ये 10 अकेला नहीं है, 10 17 टाइम्स रिपीट है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए मैं समेशन एफ लगाऊंगा। एफ एक्स की वैल्यूज निकालना हम शुरू करते हैं। ये होगी 170, ये होगी 30 F1, मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली मैंने, 32 इंटू 50 करना है मुझे। मैं कैसे करता हूँ,
30 इंटू 50, 1500 प्लस 100, दैट कम्स टू 1600. 70 F2. आप आपके तरीके से कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है. 90 इंटू 19 करना है मुझे, तो 90 इंटू 10 100 प्लस 810, मतलब 90 इंटू 9. ये हो गया आपका 10 और ये हो गया 1710, 1710. आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है. तो मेरा समेशन एफ एक्स आने वाला है. कैसे निकालूं? जैसे मैंने अभी करके बताया था, मैं वैसे ही करूंगा. 1000 1000 मेरे लिए हो गई 2000. ठीक है. दूसरी बात है 600 और 700, ये हो गए मेरे लिए 1300, 1300, 3300 पे बात पहुंच गई. उसके बाद यहाँ से मैंने 100 ले लिया, 3400 पे बात पहुंच गई. फिर 70 और 10, दैट इज 80, दैट कम्स टू 3480. आप आपके हिसाब से सम कर सकते हो. 3480 जिससे आप कंफर्टेबल हो. प्लस कुछ फ्रीक्वेंसी वाले हैं, दैट मीन्स 30F1 प्लस 70F2. ये है मेरा समीशन. तो 3480 प्लस 30F1 प्लस 70F2. ठीक है. रफ वर्क एग्जाम में लास्ट पेज पे करना, वहीं रफ वर्क मत करना जहाँ पे आंसर प्रेजेंट कर रहे हो. नेक्स्ट, अगर मुझे समीशन एफ की बात करनी है, समीशन एफ अगेन 30 और 10 40 और 50 प्लस 7 2 9 और 9 18, दैट इज 68 प्लस F1 प्लस F2. तो 68 प्लस F1 प्लस F2. हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और गिवन है क्वेश्चन में कि आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 120 गिवन है. आई होप यस. जब दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी होंगी तो अरिथमेटिक मीन के साथ साथ आपको टोटल भी मिलेगा कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 120 है. और इस टोटल नंबर ऑफ वन ऑब्जर्वेशन 120 का मतलब है कि आपको ये दे रखा है कि 68 प्लस F1 प्लस F2 की वैल्यू 120 भी है. यहाँ तो 68 प्लस F1 प्लस F2 ही है, आप इस पे 120 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है. ये गिवन है. और इससे मैं डिराइव कर सकता हूँ कि अगर मुझे F1 निकालना है तो मैं 120 माइनस 68 माइनस F2 कर लूँगा. और 120 में से 68 मुझे हटाना है, तो मेरा तरीका है 120 में से पहले मैं 60 हटाऊंगा तो 60 बचेगा, 60 में से 8 हटाऊंगा 52 बचेगा, 52 माइनस F2 कर दूंगा. राइट. तो F1 की वैल्यू मैंने डिराइव कर ली. इससे हेल्प क्या मिलेगी? ऊपर वाली ऑब्जर्वेशन में मिलेगी हेल्प. अरिथमेटिक मीन गिवन था. अरिथमेटिक मीन कितना गिवन है? अगर मैं अरिथमेटिक मीन की वैल्यू देखूं तो हमें 50 गिवन है. ठीक है. और इसकी वैल्यू भी गिवन है कि ये 120 है. तो अननेसेसरी हम इसको लिखने के बजाय हम इसको 120 लिख सकते हैं. तो हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी? लेट्स सी. 3480 प्लस 30F1 प्लस 70F2 इक्वल्स टू 50 इंटू 120, जिसमें हम F1 की वैल्यू निकाल चुके हैं. राइट. यहां होगा 3480 प्लस 30. F1 की जगह पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं 52 F2, ताकि मैं सिंगल वेरिएबल पे आ पाऊं. ठीक है. मैंने ये वेरिएबल एलिमिनेट कर दिया एलिमिनेशन मेथड से, यू कैन से. और 70 F2 है, ये 60 होगा और ये 6000 हो जाएगा. इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं. 50 और 30 को हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो 52 और 30 का हम वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो मैं कैसे करूँगा? वैसे ही 50 इंटू 30 दैट इज 1500 और 60, तो ये हो जाएगा 1560 माइनस F2 प्लस 70 F2 इक्वल्स टू 6000 में से हम, सॉरी 30 F2 रह गया, ऐसी सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. ओके. और यहाँ पे हमारा 6000
माइनस 3480 हम कर सकते हैं। मेरा तरीका क्या है, फिर से मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, यू कैन अडॉप्ट, और ये बहुत आसान हो जाता है। पहले 6000 में से 3000 माइनस करो, बचे 3000, 3000 में से 400 माइनस करो, 3000 में से 400, 2600, 2600 में से 80 और माइनस कर दो, तो 2600 में से 80 गए तो 2520, 2520। यहाँ पे अगर हम बात करें तो पॉजिटिव नंबर ही बचेगा, 70 माइनस 30 दैट इज 40, 40 F2, और F2 की वैल्यू आ गई 2520 डिवाइडेड बाय 40, राइट। अगर मैं इसे सॉल्व करूं, ये कैंसिल, ओहो अभी एक चीज तो बची गई है, सॉरी 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 सॉरी, 1560 माइनस, ओके, तो यहाँ प्लस 40 F2 बचा है, 40 F2 इक्वल्स टू 2520 माइनस 1560। चलो इसको हम आसानी से कर लेते हैं, 1560 ऐसे कर लेते हैं, 06, यहाँ बचा है F2 960 divided by 40, ओके, F2 की वैल्यू आ गई 24, एज सिंपल एज दैट। अगर F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 120 था, नहीं 52 था, इस इक्वेशन से निकाला मैंने, ये थी ना हमारी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 52, ठीक से नहीं लिखा तो मैं लिख देता हूँ 52, जिसमें से F2 अगर हमें 24 पता चल गया है तो F1 की वैल्यू हो गई 52 माइनस 24, और ऑब्वियसली ये आ जाएगा 28, तो 28 और 24 ये आपकी वैल्यूज हैं F1 और F2 की। इस तरह से मिसिंग नंबर के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये एक अच्छा बड़ा प्रॉब्लम था, अगर ये एग्जाम में आएगा तो अच्छे मार्क्स के लिए आएगा, और ऐसा ही क्वेश्चन आने की मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेशन होती है अगर डायरेक्ट मेथड पे क्वेश्चन उन्हें करना है तो। ओके, तो मिसिंग नंबर वाले प्रॉब्लम्स को खास ध्यान देना, और अगर कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आता है तो यू कैन आस्क फॉर, ठीक है, मैं अलग से उसके लिए कभी लाइव आ जाऊंगा या वीडियो डाल दूंगा। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे तो मैं व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई कर सकता हूँ। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, एंड अगले लेक्चर में हम शॉर्टकट मेथड देखेंगे, और शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन हम ये मानो कि एक ही लेक्चर में कवर कर लेंगे। जो भी मैंने पिछले दो लेक्चर पढ़ाए हैं उन्हें अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि आगे के दो लेक्चर्स में कंसेप्ट और ज़्यादा यूज होने वाला है, और बिना फॉर्मूले के। देखो आज मैंने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, एक ही कंसेप्ट यूज किया, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है कि हम पूरी ऑब्जर्वेशन का सेंटर पॉइंट ढूंढ लेते हैं वैल्यू वाइज। इसलिए हमने आज प्रूव किया कि अगर मैं उस सेंटर पॉइंट से x माइनस एक्स बार, उस सेंटर पॉइंट से हर ऑब्जर्वेशन का डेविएशन देखूं और उन डेविएशन का सम करके देखूं तो जीरो मिलेगा, क्योंकि वो सेंटर में था। आधी चीजें लेफ्ट हैंड साइड पे थी, आधी चीजें राइट हैंड साइड पे थी, तो जो डिस्टेंस था वो इक्वल था, मतलब छोटी ऑब्जर्वेशंस और बड़ी ऑब्जर्वेशंस के साथ जो टोटल डिस्टेंस था उसका सम जीरो था। इससे प्रूव हुआ कि वो सेंटर मोस्ट वैल्यू थी। ठीक है, दैट्स इट।